तब तक एक क्वेश्चन करो, ठीक है? तब तक एक क्वेश्चन करो, ठीक है? एबीसी ट्रायंगल है और ये डीईएफ जो है ना वो मिड पॉइंट्स है। डीईएफ क्या है? मिड पॉइंट्स है। पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8,12। पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट दिया है, इमेजिन करो, -4,0। पॉइंट एफ का कोऑर्डिनेट दिया है 16,8। ठीक है? पॉइंट ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। Find the coordinates of vertices of triangle ABC। चलो इस क्वेश्चन को करो तब तक, मैं देखता हूं बाकी क्यों नहीं आ रहे हैं अभी। जिसका हो जाएगा वो बता देगा। सर एफ का कोऑर्डिनेट क्या है? इसका है 16,8। एफ का कोऑर्डिनेट है 16,8। चलो ये क्वेश्चन तो लिख लिए होंगे, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आगे चल रहे हैं, ठीक है? काफी वेट कर लिया ऑलरेडी, अब ये लोग आ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो ये क्वेश्चन सबने लिख लिया है, इसको घर पे ट्राई करोगे। हम चलते हैं अभी आगे। तो थर्ड टॉपिक जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है ना? एरिया ऑफ ट्रायंगल थर्ड टॉपिक। ये अभी क्लास 10th की बातें चल रही हैं, 11th का बस 5 मिनट में स्टार्ट होने वाला है। तो थर्ड टॉपिक था एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्लास 10th में पढ़े थे, इसके बारे में याद होगा। अभी देखो कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, कैसे निकालते हैं। ये मान लो हमारा ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है? अब पॉइंट ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स हमको पता होंगे, x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 और सी का x3, y3। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं ट्रायंगल के, वर्टिसेस के। अब एरिया ट्रायंगल ए बी सी, ये निकालने का जो फॉर्मूला आता है वो आता है हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3। सबको याद होगा ये फॉर्मूला, x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला आता है। इस फॉर्मूले के लिए ना यहाँ पे मॉड्यूलस का साइन बना होता है। मॉड्यूलस का साइन बना होता है इसलिए क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इसलिए मॉड्यूलस का साइन बना होता है। तो मॉड फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार रिकॉल करा देता हूँ, ठीक है? तो मॉड एक्स की जो वैल्यू होती है, ये दो वैल्यूज होती हैं। मॉड्यूलस एक्स की दो वैल्यूज आती हैं। पहली वैल्यू होती है एक्स कब,
अगर x पॉजिटिव हो या 0 के इक्वल हो। मॉड x की जो वैल्यू होती है वो प्लस x होती है। दूसरी वैल्यू माइनस x भी होती है अगर x हमारा नेगेटिव आता है तब। कहने का मतलब 5 अगर हमें चाहिए, मॉड 5 कितना होगा, मॉडुलस ऑफ 5 कितना होगा, तो 5 देखो इस रेंज में आ रहा है। 5 या तो 0 से बड़ा है या फिर 0 के इक्वल है। 5 से बड़ा मतलब 0 से बड़ा ही है, तो वहां पे x को एज इट इज बाहर लिख देना है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम -5 सॉल्व करते हैं। तो देखो -5 जो है वो अभी x लेस देन 0 इस रेंज में आ रहा है। तो अगर इस रेंज में आ रहा है तो यहाँ पे हमें मॉडुलस ऑफ x को माइनस ऑफ x लिखना है। एक तो माइनस करना है और दूसरा हमारा x खुद नेगेटिव है। तो ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ माइनस को प्लस करने की टेक्निक है। तो ऐसा हो सकता है कि एरिया भी नेगेटिव आ जाए, तो वो एरिया नेगेटिव ना आए, एरिया अगर नेगेटिव आ रहा है कैलकुलेट करके उसको पॉजिटिव कैसे करेंगे। तो मॉडुलस का साइन हमने लगा लिया है कि एरिया अगर पॉजिटिव होता है तो ठीक है, और अगर नेगेटिव होता भी है तो मॉडुलस उसको पॉजिटिव कर देगा। सबको समझ आ रही है बात? यस सर। यस सर। देखो यहीं पे अगर ये तीनों पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर होते हैं तो क्या होता है, छोटा सा टॉपिक इसके अंदर है। सर एरिया 0 होता है ना। हाँ वेरी गुड, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी। उसमें क्या होता है, डेल्टा, डेल्टा को हम एरिया बोलते हैं, ठीक है ना, तो इसको भी डेल्टा बोल सकते हो। तो डेल्टा वहां पे 0 होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होना चाहिए। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब इस वाले पूरे को अगर 0 के इक्वल करोगे तो हाफ जो होगा वो 0 की साइड जाके खत्म हो जाएगा, और जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री, x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन, प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू, और ये पूरा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये हमारी 10th की सारी बातें खत्म हो गई हैं, ठीक है, इसको जल्दी से कॉपी करो। अब हम 11th की तरफ चलते हैं। 11th में क्या क्या नया है। हो गया? सर हम्म। सर ये कंसेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी में मतलब एरिया 0 कैसे हो सकता है? कैसे होता है? अच्छा, देखो ये ट्रायंगल है, यहाँ देखो, ये ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है। इसका एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मान लो ये हमारी हाइट है ए से, और ये जो बीसी है वही बेस है। एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होगा। यस सर। अब ये जो बीसी लाइन है, पॉइंट ए को उसी पे कंसिडर करो, यहाँ पे। अब डेल्टा कितना होगा, हाफ इंटू बेस, फिर से बीसी बेस है, हाइट कितनी होगी, 0 कितनी होगी, 0 एरिया कितना होगा, 0। आ गया समझ? यस तो इसीलिए हम एरिया को 0 से इक्वेट करते हैं जब ए बी सी कोलिनियर होता है तब, क्योंकि हाइट उस केस में 0 हो जाती है। लिखो, जल्दी लिखो। सर हो गया सबका?
यस सर। तो अभी देखो क्लास 11th हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 11th का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें क्या क्या है, सबसे पहला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है, एक कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है स्लोप। इसके बिना हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अधूरी है, ठीक है। इसके बिना हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, अधूरी है। स्लोप को समझने से पहले मैं थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की बात करता हूँ। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, एक्स और वाई एक्सिस। पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल कैसे फॉर्म होते हैं, जैसे मैं बोलूं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू -30 डिग्री, कैसे फॉर्म होते हैं। तो एक डायरेक्शन होता है ना, डायरेक्शन होता है एंगल को बनाने वाला। सर अगर एंटी ये क्लॉकवाइज होता है जब पॉजिटिव होता है तो। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो हमारा थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो हमारा थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब ये नहीं कि घड़ी लेके बैठ जाना है यहाँ पे, या हाथ से घड़ी निकालना बोर्ड पे रखना, ऐसे नहीं करना है। माइंड में प्रैक्टिस करो कि कौन सा डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, कौन सा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। घड़ी कैसे घूमती है, ये 12 होता है ना, तो अगर ऐसे चल रहे हो एरो के डायरेक्शन में तो ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया, मतलब इस डायरेक्शन में जो भी एंगल मेजर करेंगे वो नेगेटिव मेजर करेंगे। और अगर इस डायरेक्शन में एंगल मेजर करेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज है। 12 यहाँ पे होता है, ये 11 है, ये 10 है, ये 9 है, ऐसे। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी उल्टी चल रही है, तो इस डायरेक्शन में एंगल जो मेजर होगा उसको हम पॉजिटिव मेजर करेंगे। तो यहाँ देखो, अगर मान लो ये एंगल मैंने मेजर करना है, ठीक है, मैंने ये एंगल मेजर करना है, तो ये एंगल कितना होगा बता सकते हो, ये वाला एंगल कितना होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव सर होगा, दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव होगा, सर दोनों हो सकते हैं। दोनों हो सकते हाँ हैं। मतलब दोनों हो सकते हैं ऑब्वियसली, लाइक एक हम दोनों से कर सकते हैं। अभी इसमें एरो नहीं बनाया मैंने, हाँ बिना एरो के ये बताना इम्पॉसिबल है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अगर यहाँ पे एरो ऐसे बना दिया जाए तो ये एंगल पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 30 डिग्री हो जाएगा। और यहीं पे एरो अगर हम इस तरीके से बना दें डाउनवर्ड, तो देखो डायरेक्शन कौन सा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो अब क्या करना है, जो एंगल्स बनेंगे ना उन पे एरोज बनाना कंपलसरी होगा। जब तक हम स्लोप पूरा पूरा समझ नहीं लेते हैं, एरो को थोड़ा सा यूज करो, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। तो अभी एरो ऊपर की तरफ है तो ये +30 डिग्री होगा, और यहीं अगर नीचे की तरफ आ जाए, जैसे मान लो, जरूरी नहीं है ओरिजिन से ये एंगल फॉर्म होता हो, मान लो ये वाला एंगल देख लिया किसी ने, तो ये हो गया -30 डिग्री। तो एरो कब ऊपर है कब नीचे है उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल मेजर करते हैं तो वो प्लस मेजर करेंगे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो नेगेटिव मेजर करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज को एक और नाम से जानते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन, बस इतना ही बोलते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल मेजर किया है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमको अंडरस्टूड होना चाहिए। और कोई बोला कि जो रिवॉल्विंग रे है, इसको रिवॉल्विंग रे बोलते हैं, ये रिवॉल्व करके एंगल्स फॉर्म करती है। तो ये रिवॉल्विंग रे अगर नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि रिवॉल्विंग रे इस तरीके से घूम रही है, ऐसे नेगेटिव डायरेक्शन में ऐसे घूमती है। और रिवॉल्विंग रे अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में घूमती है, ये ऐसे घूमती है, इस तरीके से। ठीक है, इतनी बात हम जानते हैं ऑलरेडी, ट्रिगो में हमने पढ़ रखा है। अब देखो स्लोप का मतलब क्या होता है। स्लोप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये हम अज्यूम कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन बिना स्लोप के इनकम्प्लीट है, बिना स्लोप के स्ट्रेट लाइन जो है वो इनकम्प्लीट है। तो स्ट्रेट लाइन में स्लोप का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मतलब होता है स्लोप का। तो सुनो, कोई भी लाइन है दुनिया की, कोई भी लाइन है, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, कोई भी लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ दो एंगल्स बनाती है। कोई भी लाइन है एक्स एक्सिस के साथ दो एंगल्स बनाती है, उन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा बता सकते हो? सर एक मिनट रिपीट करोगे? सर 180। 180, वेरी गुड। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ दो एंगल्स फॉर्म करती है, उन दोनों एंगल्स का सम होता है 180, मतलब वो सप्लीमेंट्री होते हैं। कहीं पे भी रख के देख लो, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई मान लो ये वाली,
ये लाइन बना लो। तो ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ दो एंगल्स कौन कौन से फॉर्म कर सकती है? वैसे यहाँ पे 4 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, बट वो दोनों पेयर्स में आते हैं। जैसे इस डॉट के लिए ये एंगल हो गया, इक्वल होंगे वर्टिकली अपोजिट, और ये क्रॉस के लिए ये एंगल हो गया। तो इन दोनों डॉट्स की बात नहीं हो रही है, दोनों क्रॉस की बात नहीं हो रही है, इन दोनों एंगल्स की बात हो रही है, क्योंकि मैंने बोला दो एंगल्स फॉर्म होते हैं, तो एक डॉट होगा एक क्रॉस होगा, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा लीनियर पेयर से? 180। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको समझ में आ रही है कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ दो एंगल्स फॉर्म करती है और उन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग, स्लोप होता क्या है। तो ऐसे ही एक लाइन ये वाली है, ये वाली एक लाइन है। अब ये जो लाइन है वो एक्स के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म करती है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस है ये वाला एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में फॉर्म होगा। और अगर इस एंगल की बात करें तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में फॉर्म होगा। मैंने बोला एक्स एक्सिस के साथ, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस मतलब हमको स्टार्ट करना है एक्स एक्सिस से, स्टार्ट करना है एक्स एक्सिस से और इस लाइन के ऊपर जाना है, लाइन पे पहुंचना है। कोई भी ये ना सोचे कि इस लाइन का एंगल अगर मेजर करना है तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे और ऐसे आएंगे एक्स एक्सिस पर। नहीं, ये मेजरमेंट ऐसे नहीं होगा। एक्स एक्सिस के विद रेस्पेक्ट में अगर एंगल मेजर करना है तो हम स्टार्ट करेंगे एक्स एक्सिस से और लाइन पे मूव करेंगे। अब देख लो, या तो ये डायरेक्शन होगा या फिर ये डायरेक्शन होगा, इन दोनों में से कोई एक डायरेक्शन होगा अभी। तो इनमें से वो डायरेक्शन वैलिड है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया गया है, मतलब ये एंगल करेक्ट मेजर हो रहा है, ये एंगल मेजर गलत हो रहा है। तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना, मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल कैसे फॉर्म हो रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर करके हो रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, देख रहे हो ना, क्लॉकवाइज है। तो ये डायरेक्शन नहीं लेना है हमको, हम ये एंगल लेंगे। तो ये जो एंगल है उसको थीटा अज्यूम करो। अब इस थीटे का अगर हम टैन ले लें, इस थीटा का अगर हम टैन ले लें, टेंजेंट ऑफ दिस एंगल इज कॉल्ड एज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। ओके, सो ये पूरा हम नोट करेंगे। एनी लाइन ऑन एक्स एक्सिस, any line on Cartesian plane, sorry, any line on the Cartesian plane, any line on the Cartesian plane forms two angles with x axis. These angles are supplementary. These angles are supplementary. ठीक है, तो इस वाले फिगर की बात हो रही है। इस वाले फिगर में जो अभी फिगर बनाया ना ऊपर वाला, इस फिगर में ये मान लो x है, ये x डैश है, ये y डैश है, ये y है, ये हमारा ओरिजिन है। तो ये जो एंगल है ना थीटा, ये जो थीटा एंगल है उसको बोलते हैं इंक्लाइनेशन ऑफ दिस लाइन विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। ठीक है, तो थीटा जो है, इस वाले फिगर की बात हो रही है, इसमें ये है हमारा इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन विथ रिस्पेक्ट टू, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। अब इस इंक्लाइनेशन का अगर हम टेंजेंट लेते हैं तो वो इस लाइन का स्लोप होगा। सो द tangent of this angle is given by, स्मॉल m से हम स्लोप को डिनोट करते हैं, m is equal to tan theta. It is called as the slope, या फिर इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं, of the given line. समझ पा रहे हो? कोई परेशानी हो रही है इसमें? सर ये जो आपने वर्ड लिखा इंक्लाइनेशन का मतलब बता दो एक बार, कितने एंगल पे समझ नहीं इंक्लाइंड है? आया।
कितने एंगल पे इंक्लाइंड है वो, इंक्लाइनेशन कितने का है। इंक्लाइनेशन तो अपने आप में एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। देखो ये एंगल कितने पे इंक्लाइंड है, ये थीटा कितना है, मान लो 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो इस लाइन का इंक्लाइनेशन है 60 डिग्री। कितने एंगल पे वो इंक्लाइंड है। जैसे एक वॉल है, ये मान लो ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड है, ये वॉल है। अब इस पे एक लैडर अगर लगा दिया जाए इस तरीके से, लैडर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मान लो 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो ये इंक्लाइनेशन हो गया इस लैडर का, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ठीक ओके है, सर, आगे समझ। सर आगे समझ। चलो बढ़िया। और कोई परेशानी इसमें किसी को भी। Nope. नो कौन है, अभीक, सुधर जा, हाँ सुधर जा। ऑनलाइन क्लास चल रही है, इसका मतलब ये नहीं मैं पहुंच नहीं सकता। सर आप मेरी बात कर रहे हो? नहीं, अभीक, अभीक की बात कर रहा हूँ। अच्छा। ये ना, ये कुछ बच्चे हैं मेरे 12th के, तो ये लोग अभी आ रहे हैं मतलब रिवीजन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये, इसलिए इसमें कोनिक सेक्शन आएगा, उसका वेट कर रहे हैं ये लोग। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा कोनिक सेक्शन में। चलो कॉपी करो जल्दी से। सर हो गया। तुम तो माइंड में लिखते हो ना। नहीं लिखा है, मैं फोटो भेज दूंगा आपको। है ना, मत भेजो मत भेजो, फोन में ऐसे इतने इमेज हो गए ना, डाउनलोड करने में हालत खराब हो रही है पेपर चेक करते हो। जल्दी कॉपी करो सारे। तब तक मैं ना छोटे छोटे क्वेश्चन लिखता हूँ नीचे, देखता हूँ कौन कौन रिप्लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 1 जितना बताया उसी पे सॉल्व हो जाएगा। स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कितना होगा। नंबर 2, स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस कितना होगा। कैसे निकालोगे, चलो कॉपी करने के बाद इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में सोचो क्या आंसर होगा। माइंड में अपना आंसर रेडी कर लो, मैं पूछूंगा विद जस्टिफिकेशन। सर बता दे ऐसे ही। चैट में सेंड करो अच्छा हाँ ठीक है। प्राइवेटली। हाँ जी हाँ। किसी को मिला आंसर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का। सर 1 का तो मिल गया। ओके, 2 का निकालो। बहुत बढ़िया। जिनको आंसर सेंड करना वो चैट बॉक्स में प्राइवेटली डाल सकते हैं। सर भेज दिया। करेक्ट है, अभी का करेक्ट है, अंजलि का भी करेक्ट है। बाकी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं ऑन टाइम। बनज का करेक्ट है। कौन सा है बनज ये, जितने भेजे हो ना उतने ही नंबर मिलेंगे आप करोगे सर तो। ये फर्स्ट का था।
कोई परेशानी हो रही है तो बताओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, सारे रिप्लाई करो। ठीक है, काफी लोग सेंड कर रहे हैं। देखो पहले का आंसर है 0, दूसरे का आंसर है नॉट डिफाइंड। दूसरे का आंसर है नॉट डिफाइंड। कैसे आ रहा है ये, वो सुनो। कोई भी लाइन x के पैरेलल है, कोई भी लाइन x के पैरेलल है, जैसे मान लो ये वाली लाइन है, x एक्सिस के पैरेलल है ना, ये वाली लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। अब क्या करना है, क्या हम इस लाइन को x एक्सिस पे कंसीडर कर सकते हैं? लाइन अगर पैरेलल है तो x पे ले सकते हैं उसको, या वैसे भी अगर ये लाइन x पे ही हो जाए, ये वाली जो लाइन है उसको हम x एक्सिस पे लेके आए, तो x एक्सिस और इस लाइन के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। अच्छा, फिजिक्स वाले जो हैं वो पैरेलल में भी दो पार्ट्स बना लिया उन्होंने, एक बोलते हैं पैरेलल, दूसरा बोलते हैं एंटी पैरेलल। एक एंटी पैरेलल भी होता है। तो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो मानना उनके बीच का एंगल 0 है। जैसे एक लाइन मान लो ये वाली है, दूसरी उसी के ऊपर है, तो इसमें थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। एक लाइन मान लो ऐसी है इस पॉइंट से और दूसरी लाइन मान लो इधर है, तो इस केस में थीटा कितना होगा? 180। तो ये जो केस है वो पैरेलल का है, ये वाला एंटी पैरेलल का है। मतलब एक लाइन ऐसी है, दूसरी लाइन ऐसी है, ये एंटी पैरेलल है, और एक लाइन ऐसी दूसरी भी ऐसी, तो ये पैरेलल है। इनके बीच में थीटा होता है 0, इनके बीच में थीटा होता है 180। बट इन दोनों के लिए हमारे पास सेम जगह है, इनको हम पैरेलल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि tan 0 भी 0 होता है और tan 180 भी कितना होता है? 0। तो मैथ्स में हम इन दोनों को सेम रखेंगे। एंटी पैरेलल और पैरेलल ये वेक्टर वाले क्वांटिटीज में ज्यादा अच्छा लगता है, जहां पे लाइंस का डायरेक्शन भी मैटर करता है। तो हम पैरेलल का मतलब सिर्फ पैरेलल समझेंगे। तो पैरेलल लाइंस का स्लोप कितना होता है? अगर x के पैरेलल है कोई लाइन तो उस लाइन का स्लोप होता है 0 डिग्री। इसी तरीके से अगर कोई लाइन x पे परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना बना रही है x के साथ? वो 90 डिग्री है ना, 90 फॉर्म कर रही है, तो tan 90 निकाल लो, नॉट डिफाइंड। तो इन दोनों का आंसर मिल गया हमको 0 डिग्री, 0 और नॉट डिफाइंड। ये याद रखना, छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। सर हाँ बोलो। बोलो आयुषी। तो इनके आंसर्स लिख लो। सर मैं पूछ रही थी सर, जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उसमें से भी तो कर सकते हैं, एंगल्स रिस्पॉन्डिंग है, जो एंगल रिस्पॉन्डिंग है तो इक्वल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब ये वाले? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रही हूँ। यहां तक कॉपी कर लिया सबने? हम चलते हैं आगे। एक छोटा सा टॉपिक और है, स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन the coordinates of 2 points on it are given। किसी लाइन पे अगर 2 पॉइंट्स हैं और उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो उस लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? ये जरूरी नहीं है कि हर समय उस लाइन को हम नीचे खींच के ले आए एक्स एक्सिस की तरफ, फिर एंगल मेजर करें, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हमारे पास कुछ ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है जहां पे ये मान लो हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स और वाई एक्सिस भी है, ये कोई लाइन है, इस लाइन पे हमको 2 पॉइंट्स गिवन है और उन दोनों पॉइंट्स से कोऑर्डिनेट हमको पता है। जैसे मान लो ये हमारी एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये है वाई, ये ओरिजिन है। इस लाइन पे फर्स्ट पॉइंट है x1 y1, सेकेंड पॉइंट है x2 y2। हमें इस लाइन का स्लोप पता लगाना है, स्लोप कितना होगा।
तो स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये लाइन x के साथ जो एंगल फॉर्म करती है वो एंगल लेना पड़ेगा, इंक्लाइनेशन निकालना पड़ेगा, और उस इंक्लाइनेशन का हमको टेंजेंट लेना पड़ेगा, टैन लेना पड़ेगा। तो एक तो इस लाइन को पीछे खींचो, तो हर समय ये पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रख के हम कैसे स्लोप फाइंड कर सकते हैं वो हमको चाहिए। तो ये निकालने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये दोनों एक्स एक्सिस पे किया है हमने, और ए से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पे ये मान लो ए एम है, ये मान लो बी एन है, और ये मान लो पी है। अब ये जो लाइन है ए पी, क्या वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी? अगर हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो सोच के समझ के रिप्लाई करो, क्या एपी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी? यस, बिल्कुल होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो इस लाइन को अगर हम रफली थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करें, चलो मान लो ऐसे वो लाइन हम बना लें, ये वाली लाइन, कौन सी लाइन, बी ए लाइन को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये जो लाइन है बी ए, वो एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल फॉर्म कर रही है, उसी को हम थीटा बोलते हैं, यही हमारा इंक्लाइनेशन है। अब ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब को इंटीरियर एंगल यहाँ पे सप्लीमेंट्री है। तो ए बी लाइन जो होगी, एपी लाइन, वो क्या होगी, पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, तो ये एंगल भी थीटा आ गया। को इंटीरियर एंगल नहीं है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो एंगल बी ए पी वो भी थीटा आ गया। तो इस लाइन का एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस थीटा, तो ये एंगल भी अगर हमको थीटा मिल गया है तो इसके लिए हमको टैन निकालना है बस। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ए एम ड्रॉ किया परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे, बी एन परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे, और ए पी परपेंडिकुलर बी एन लाइन पे। इसके बाद इस पॉइंट को अगर हम Q मार्क करें तो एंगल ए क्यू एम इज इक्वल टू एंगल बी ए पी इक्वल टू थीटा। इस थीटा को हम क्या बोलते हैं, इंक्लाइनेशन। ये इंक्लाइनेशन है लाइन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब ये एंगल थीटा हो गया ना, इस थीटा का हमको टैन चाहिए। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ऑलरेडी है, इस थीटा के लिए हम टैन लगा। तो इन ट्रायंगल बी ए पी टैन थीटा, टैन का मतलब क्या होता है, पी बाई बी। तो थीटा के लिए ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, ये वाली साइड बेस हो गई, तो इनकी वैल्यू लिखो बी पी अपॉन ए पी। अब बीपी की जो लेंथ होगी, ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूला के टाइम सीखा था। बीपी की लेंथ कैसे निकालोगे, बी एन में से पी एन माइनस करके। एपी की लेंथ कैसे निकालोगे, ओ एम में से, सॉरी ओ एन में से क्या माइनस करके, ओ एम। आई होप सबको समझ आ रहा है। यस सर। तो बी एन की वैल्यू कितनी होगी, y2। पी एन की वैल्यू कितनी होगी, p का y कोऑर्डिनेट y1 अपॉन ओ एन की वैल्यू, n का x कोऑर्डिनेट x2, और ओ एम की वैल्यू a का x कोऑर्डिनेट x1। तो ये हो गया tan थीटा। किसी भी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर गिवन हो, उसका स्लोप फाइंड करना हो, उस लाइन से, मतलब उन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन का अगर स्लोप निकालना है, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, एक छोटा सा क्वेश्चन करें, 1,5 ये पहला पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है R 3,7। हमें क्या करना है, स्लोप निकालना है किसका, QR लाइन का। ऐसे लिखते हैं इसको, M सफिक्स में QR, मतलब QR लाइन का स्लोप। तो ये दो पॉइंट जो है ना Q एंड R, अगर इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन तो मिल ही जाएगी, दो पॉइंट से यूनिक लाइन पास करती है। तो ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है R। अब ये जो लाइन है उसका स्लोप कैसे निकालोगे, तो इनमें से किसी भी कोऑर्डिनेट को x1 y1 ले लो। मान लो हमने Q को x1 y1 ले लिया और R को हमने x2 y2 ले लिया, तो स्लोप अगर हम निकालें तो फॉर्मूला क्या होगा, y2 माइनस y1, मतलब 7 माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 1, ये आ गया 2 अपॉन 2, स्लोप आ गया 1। मतलब ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितने इंक्लिनेशन पे है,
45 डिग्री 45, यस। ये जो लाइन है वो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है। सबको क्लियर है ये बात? यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं। कॉपी करना है इसको जल्दी से। हो गया? यप सर 2 मिनट पर। सर हो गया। ठीक है। सर आप इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भेज दोगे एक बार? नींद आ रही है? नहीं नहीं सर, वो यहाँ पे थोड़े मतलब कनेक्शन वीक है मेरे, तो आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। ठीक है, कर दूंगा सेंड। थैंक यू। यस सर हो गया। कोई लिख रहा है तो बताओ, वरना मैं मिटाऊं जल्दी से। सर हो गया। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस हैं, उनके बीच का एंगल क्या है। देखो, इसका एक डेरिवेशन भी है, बट वो हमें नहीं करना है। ठीक है, इसका एक डेरिवेशन भी होता है। हर फॉर्मूला जो है ना, जितने भी फॉर्मूले हमने सीखे हैं अभी तक, सबका एक डेरिवेशन होता है। बट हर चीज हमें नहीं करनी है, तो इसका डेरिवेशन हमको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बस मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, समझा देता हूँ फॉर्मूला कैसे आता है। देखो, दो लाइंस कंसीडर करेंगे। दो लाइंस है यहाँ पे। लेट two lines are given by L1 and L2। ये मान लो दो लाइंस हैं L1 और L2। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी ले सकते हैं, ये रैंडम एग्जांपल है। ये मान लो L1 लाइन है, ये मान लो L2 लाइन है। तो इन दोनों लाइंस के बीच में टोटल 4 एंगल्स फॉर्म होंगे। दो लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग है तो इन दोनों के बीच में 4 एंगल्स फॉर्म होंगे। जैसे मान लो यहाँ पे एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, वो आपस में इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट। एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट, है ना। तो अब
इसमें क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे। तो इनमें से एंगल 1 और एंगल 3 ये हमको एक पेयर मिल गया ऐसे एंगल्स का जो इक्वल नहीं है। तो इन दोनों लाइंस में ये दोनों एंगल्स फाइंड कैसे करते हैं, जैसे एंगल 1 फाइंड कैसे करेंगे, एंगल 3 फाइंड कैसे करेंगे। ओके, तो ये हमको अभी सीखना है इस फॉर्मूले के अंदर। तो L1 L2 लाइंस हैं having their slopes given by M1 and M2 respectively। इन दोनों लाइंस के जो स्लोप हैं वो M1 और M2 हैं। पहले लाइन का L1 नाम है और उसका स्लोप है M1, दूसरे का स्लोप है M2। मतलब कहने का ये है कि लाइन 1 एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म करती है उस एंगल का tan कितना है, M1 के इक्वल है, और लाइन 2 एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म करती है उस एंगल का tan कितना है, M2 के इक्वल है। तो इन दोनों लाइंस के बीच का देखो एंगल, थोड़ा सा और हम डीप में जाके बात करें तो देख पा रहे हो इस फिगर में एक एंगल जो है वो एक्यूट है, दूसरा एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज है। ये हर समय होगा, है ना, ये हर समय होगा। एक ही केस होगा जब दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, और वो केस कब है, जब लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। उसके अलावा जितने भी केसेस कंसीडर करोगे, इन दोनों लाइंस के बीच में एक एंगल जो होगा वो एक्यूट होगा और दूसरा एंगल जो होगा वो ऑब्ट्यूज होगा। तो एक्यूट एंगल मान लो थीटा है, ऑब्ट्यूज एंगल मान लो अल्फा है। थीटा प्लस अल्फा 180, ये हर समय होगा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये वाली मान लो लाइन 1 है, ये वाली मान लो लाइन 2 है। लाइन 1 का जो स्लोप है वो M1 है, लाइन 2 का जो स्लोप है वो M2 है। तो इन स्लोप्स के टर्म्स में tan थीटा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो थीटा कैसे निकालते हैं हम लोग। tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 और इसका मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब ये है कि हम थीटा निकाल रहे हैं, थीटा यहाँ पे एक्यूट एंगल है। तो अगर एक्यूट एंगल है, ये वाला सिंप्लीफाई करके नेगेटिव नहीं आ सकता है, क्योंकि हमको पता है ना, ये देखो क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस मतलब 0 से 90 के किसी भी एंगल पे tan अगर निकालोगे तो प्लस आना चाहिए, और अगर 90 से 180 के बीच में जाके निकालोगे tan को तो tan यहाँ पे नेगेटिव होता है, tan नेगेटिव होता है, tan यहाँ पे प्लस होता है। तो अगर एक्यूट एंगल पे निकाल दिया हमने, मतलब एक्यूट एंगल 90 से छोटा होता है, तो उस पे अगर tan निकालोगे तो रिजल्ट कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन इसी फॉर्मूले से हम अल्फा भी निकाल सकते हैं। कैसे, अगर यहाँ पे हम आगे माइनस साइन लगा लें, क्योंकि एक एंगल अगर एक्यूट है तो वहां पे tan थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और दूसरा जो है वो उस पे tan थीटा नेगेटिव आएगा। तो थीटा और अल्फा दोनों हम इसी सेम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो यहां पे हम नोट डाउन करेंगे वेयर थीटा जो है इज एन एक्यूट एंगल। तो क्या करना, एक चीज सावधानी बरतनी है कि यहाँ पे हमेशा मॉड्यूलस का साइन यूज किया करो, हमेशा, ठीक है। मॉड्यूलस साइन हमेशा यूज किया करो, अंदर से बाहर क्या रिजल्ट आता है हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट होगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और जब पॉजिटिव होगा तो उससे हमको एक्यूट एंगल मिल जाएगा। अब ये देखना पड़ेगा थीटा एक्यूट है कि अल्फा एक्यूट है, ओके। तो जो भी एक्यूट होगा ना वो एंगल यहां से नहीं जाएगा। अब जो दूसरा एंगल है ऑब्ट्यूज वाला, मान लो अल्फा हमको निकालना है, तो अल्फा के लिए क्या करोगे, 180 में से थीटा को माइनस कर लोगे, तो ये हमारा कौन सा एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। कोई भी दो लाइंस हो, उन दोनों के बीच में एक एंगल तुम्हारा कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल, एक एंगल होगा एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल निकालने का फॉर्मूला ये रहा, हर समय मॉड्यूलस लगाना, अंदर से पॉजिटिव आए नेगेटिव आए कुछ भी मतलब नहीं है, वो हमेशा रिजल्ट बाहर पॉजिटिव ही आएगा। तो जब रिजल्ट बाहर का पॉजिटिव आएगा मतलब थीटा जो होगा वो हमेशा 90 से छोटा ही आएगा, क्योंकि एक्यूट एंगल पे tan थीटा पॉजिटिव आता है। तो एक बार एक्यूट एंगल मिल जाए, किसी ने पूछ दिया एंगल्स बताओ दोनों लाइंस का, तो हम दोनों एंगल्स लिखेंगे, एक्यूट वाला भी और ऑब्ट्यूज वाला भी। जब एक्यूट निकल जाता है तो ऑब्ट्यूज कैसे निकालते हैं उसको, 180 में से माइनस करके निकाल लेते हैं। तो ये हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस है, बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है,
इससे हम लाइंस पैरेलल है कि नहीं, परपेंडिकुलर है कि नहीं, लाइंस के बीच में क्या एंगल है, हम सब निकाल सकते हैं। तो छोटे छोटे टॉपिक इसके अंदर है। पहला टॉपिक, कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का क्या कंडीशन होता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन क्या होता है। तो देखो, अगर लाइंस पैरेलल हैं उस केस में क्या होगा, थीटा 0 डिग्री होगा, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो लाइंस अगर पैरेलल हैं मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, tan 0 डिग्री के इक्वल ये 0 होगा। तो पैरेलल लाइंस में जो बीच में एंगल फॉर्म होता है ना पैरेलल लाइंस के बीच का, वो एंगल होता है 0 डिग्री और उस पे tan थीटा 0 आता है। तो tan थीटा का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू 0 हो गई, इसको 0 से इक्वेट करो। ये जो 1 प्लस m1 m2 है ना, 0 के साइड चला गया तो खत्म हो गया, m1 माइनस m2 0 आ गया। तो m1 इज इक्वल टू m2। इसको याद रखोगे, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। इसको हम लिख लेते हैं, इफ टू लाइंस आर पैरेलल then their slopes will be equal। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, ये ध्यान रखना। एक और कंडीशन है, कंडीशन नंबर 2, वो परपेंडिकुलर लाइन को लेकर होती है। देखो वो क्या कंडीशन है, अगर लाइंस हमारी परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन होती है। तो इसी के अंदर पॉइंट नंबर 2, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच में थीटा कितना होगा, 90 होगा। अब tan 90 तो डिफाइन है ही नहीं, tan 90 कितना होता है, नॉट डिफाइंड, है ना, tan 90 डिफाइंड नहीं है। बट इस डिफाइन नहीं है मतलब इन्फिनिटी है, ऐसा बोल सकते हैं ना। हमने अब इन्फिनिटी के बारे में हल्का फुल्का नॉलेज ले चुके हैं, asymptote, तो tan 90 को इन्फिनिटी बोल सकते हो। इन्फिनिटी मतलब 1/0, 2/0 कुछ भी बोल सकते हैं ना। तो tan 90 को हम 1/0 ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। 1/0 भी नॉट डिफाइंड है, तो tan 90 को हम 1/0, 5/0, 9/0, √7/0 कुछ भी ले सकते हो। तो tan 90 हम अभी 1/0 लेने वाले हैं। चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, tan 90 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और ये कितना हो गया, 1/0 हो गया। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो m1 माइनस m2 0 को मल्टीप्लाई करके वैनिश, ये 1 प्लस m1 m2 1 को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0। यहां से देखो m1 m2 m2 ये आ गया -1। तो यही रिक्वायर्ड कंडीशन है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होगा, -1, -1। तो इसका भी कंक्लूजन लिख लेते हैं, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन the product of their slopes will be -1। बोलो क्लियर, clear, बोलो बच्चों। clear, चलो कॉपी करो जल्दी से।
ओके, सबका हो गया क्या? यस सर। सर होने वाला है सर। सर हो गया। ओके, सबका तो हो गया? बस एक मिनट सर, लास्ट लाइन लिखता हूँ। तुम लोगों को पता है लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? किसी लाइन के इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? सर y is equal to सर y x plus इक्वल c. टू mx प्लस c। नहीं, सर ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0। करेक्ट। लाइन का जनरल फॉर्म पूछा है, स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हो गया सर। तुम लोग जो बता रहे हो ना, आई थिंक स्कूल में पढ़ लिया होगा स्ट्रेट लाइन, वो स्लोप वाला फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं उसको। वो नहीं पूछा था अभी, वो थोड़ी देर के बाद आएगा, आज नहीं आएगा। बनज कॉपी कर लिए पूरा? यस सर। देखो अब ना क्या कर रहे हैं हम लोग, क्लास 10th में जो पढ़ा था ना, थोड़ा सा क्लास 10th में, वैसे इसमें 5 मिनट से ऊपर लग जाएगा, चलो मैं फास्ट थोड़ा करता हूं। देखो कोई भी लाइन है, फॉर एनी लाइन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस लाइन का स्लोप इक्वेशन देख के कैसे लिख सकते हैं वो सिखाने जा रहा हूं। तो इस लाइन का इक्वेशन दिया होगा कौन से फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म पे दिया होगा। द स्लोप इज गिवन बाई, इस लाइन का स्लोप कैसे लिखोगे, तो m इक्वल टू माइनस a अपॉन b, करेक्ट है? तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, m इक्वल टू माइनस a अपॉन b। a क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x, और b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y। हाँ, तो a और b जो है वो x और y के कोएफिशिएंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो इस लाइन का स्लोप ये मिल गया। अब अगर ऐसे हमारे पास दो लाइंस हैं, मान लो लाइन 1 है और लाइन 2 है, तो लाइन 1 कैसी होगी, क्लास 10th में पढ़े थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इस लाइन का स्लोप m1 कितना होगा, माइनस a1 बाई b1। इस लाइन का स्लोप m2 कितना होगा, माइनस a2 बाई b2। तो tan थीटा कितना होगा, tan थीटा होगा m1 माइनस m2, वही सेम फॉर्मूला, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये ऑफ कोर्स मॉडुलस के अंदर होगा, बट a b सारे कांस्टेंट हैं, तो मॉडुलस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मॉडुलस यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि a और b ये सारे हमारे लिए कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यू हमको एग्जैक्टली नहीं पता है, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, उसके चक्कर में नहीं पड़ना। चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, m1 की जगह पे हमने डाल दिया माइनस a1 अपॉन b1, ये माइनस, और m2 जो है वो खुद नेगेटिव है, तो ये प्लस हो गया, a2 अपॉन b2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का जो प्रोडक्ट होगा ना वो पॉजिटिव हो जाएगा, a1 a2 अपॉन
B1 B2। ये वैल्यू पुट करना समझ आया सबको? यस सर। देखो ये जो है ना वो पॉजिटिव है, A2 by B2 पॉजिटिव है, तो उसको आगे लिख लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है इससे। अपॉन डिनोमिनेटर को सॉल्व करो जरा, तो ये बन गया B1 B2 प्लस A1 A2 अपॉन B1 B2। न्यूमरेटर में भी एलसीएम लेके सॉल्व करो, तो A2 B1 माइनस A1 B2 अपॉन B1 B2 डिवाइडेड बाई B1 B2 प्लस A1 A2 अपॉन B1 B2। देखते रहना बस, ये B1 B2 कैंसिल, तो जो स्लोप मतलब tan थीटा जो मिला है वो क्या मिला है, A2 B1 माइनस A1 B2 अपॉन B1 B2 प्लस A1 A2। तो tan थीटा की जो वैल्यू मिल गई हमको वो फाइनली A2 B1 माइनस A1 B2 अपॉन B1 B2 प्लस A1 A2। ये किसी भी दो लाइन के बीच के एंगल का फॉर्मूला है, मतलब उन दो लाइंस के बीच में कितना एंगल होता है। तो अगर वो दो लाइन हमको जनरल फॉर्म में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हो तो उन दोनों लाइंस का सेपरेट स्लोप फाइंड करेंगे और इस फॉर्मूले में डाल देंगे, या स्लोप फाइंड नहीं भी करें तो A1 B1 A2 B2 सब यहाँ पे डाल के हम निकाल सकते हैं। उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना होता है, उस एंगल का टैन हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर लाइंस पैरेलल हो जाए, फर्स्ट केस अगर थीटा 0 हो जाए तो क्या होगा, तो tan थीटा भी 0 हो जाएगा, tan 0 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 0 की वैल्यू कितनी आएगी, A2 B1 माइनस A1 B2 अपॉन B1 B2 प्लस A1 A2, और ये पूरा 0 है तो आगे ये कैसे इंप्लाई करेगा, A2 B1 माइनस A1 B2, ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस टर्म को ट्रांसपोज करो, A2 B1 इज इक्वल टू A1 B2। चलो अब थोड़ा सा ट्रांसपोजिशन करते हैं, तो यहाँ A2 बाई A1 इक्वल टू B2 बाई B1, या तो ऐसे लिख लो या फिर A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2, ऐसे लिख सकते हो। तो ये जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन है, ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन है, पैरेलल लाइंस की कंडीशन है। ठीक, अब देखो ये हम ऑलरेडी जानते हैं, इसको हम क्लास 10th में पढ़कर आए हैं। कहाँ पे याद दिलाता हूं मैं, ये दो लाइंस अगर हैं हमारे पास, कोई मुझे बताओ तीन कंडीशन होती थी, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, पैरेलल सॉल्यूशन, वो सब होता था। तो अगर A1 बाई A2 सर इंटरसेक्टिंग का A1 by A2 The is unique not equal solution. to इंटरसेक्टिंग लाइन, B2। अगर हमको मिला A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, ये कौन सी कंडीशन थी, पैरेलल लाइंस। और A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2, ये कौन सी लाइन थी, कोइंसिडेंट लाइंस थी, कोइंसिडेंट लाइंस थी। अब देखो ये कंडीशन तो हमने हटा ही दिया है, हमें जो मिला है वो क्या मिला है, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2। तो ये जो केस था वो हमको यहाँ पे भी मिल रहा है और यहाँ पे भी मिल रहा है, तो ये वाला तो पैरेलल के लिए मैच कर ही रहा है, देख रहे हो ना, A1 बाई A2 B1 बाई B2 यहाँ पे भी मैच कर रहा है। अब दो जगह पे क्यों मैच कर रहे हैं, तो अब ये 10th की बात थी कि पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन अलग अलग कंसीडर करते थे। हमारा मेन मकसद क्या है, इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, चाहे वो लाइन पैरेलल हो तो भी उनके बीच का एंगल 0 डिग्री, या फिर वो लाइन कोइंसिडेंट हो, एक के ऊपर एक हो, तो यहाँ पे भी थीटा 0 होगा इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे भी थीटा 0 होगा इन दोनों के बीच में। तो अभी के लिए ये दोनों चीजें हमारे लिए सेम होने वाली है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन सेम केस है, बिल्कुल अलग अलग केस है। पैरेलल लाइन पे कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता है, कोइंसिडेंट लाइंस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन होते हैं, लेकिन एक चीज जो है वो ये है कि इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल हमेशा 0 डिग्री होता है। देखो ये कंडीशन मैच हो रही है जो हमने 10th में पढ़ा था ऑलरेडी, बोलो बोलो भाई क्या हो गया, थैंक यू सर। चलो वेलकम, कॉपी कर लिया तो जा सकते हो, बाय सर। बाय।
सर मैं जाऊँ, मेरी क्लास शुरू हुई होगी। हाँ हाँ बोल तो मैंने दिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। जा सकते हो।